हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, लास्ट क्या करवाया था? एम्फीबियन करवा दिया, शुरू ही करवाया था। यानी उभयचर वर्ग पैदा सबसे ज्यादा कौन सी ऋतु में होते हैं? ये क्वेश्चन आता है। शुरुआत कहाँ से होती है, पैदा सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? तो ये बरसात ऋतु में सबसे ज्यादा पैदाइश होती है इनकी, ठीक है। क्योंकि मेंढक है, मेंढक सबसे ज्यादा दिखाई कब देंगे तुम्हें? अभी दिखाई देंगे। छोटे छोटे क्या है, घर में घूमते हुए नजर आएंगे। और लोग क्या कहावत बना देते हैं, बोले बारिश के साथ उतरते हैं ये, ठीक है। तो ये बारिश में नहीं है। जहाँ कहीं भी जलाशय होते हैं तो जलाशयों में क्या होते हैं, ये जीव सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। तो आपके पास पहली चीज़ ये बता दी थी कि ये ज़्यादातर क्या होते हैं, दोनों जगह पे रहते हैं, जलवासी और सथलवासी, यानी टेरेसियल और एक्वेटिक। दूसरे नंबर का पॉइंट बताया था कि आपके पास इन जीवों में खास टैग लगता है कि ये वो पहले जीव हैं जिनका सिर क्या हिल और क्या सकता है, डुल सकता है, जिसमें एक स्पेशल पढ़ा जाता है। कौन सा उभयचर? एटलस। तीसरा पॉइंट ये बताया था कि ये वो जंतु वर्ग है जिनमें सबसे पहले क्या पाई जाती है, जीभ, यानी जिनमें शुरुआत होती है जीभ मिलने की, वो उभयचर वर्ग है। और चौथा पॉइंट आपको एक स्पेशल बताया था जो आपके पास 5 स्टार क्वेश्चन था। क्या था कि किस में जीभ नहीं पाई जाती, कि एक ऐसा उभयचर यानी दैट एम्फीबियन विच हैव नॉट टंग्स और नॉट फुट्स, यानी ना तो पाद होते और ना ही जीभ होती, यानी पैर भी नहीं है जीभ भी नहीं है। वो क्या थे आपके पास? इक्तियोफिस, ठीक है। और खास क्वेश्चन उसी का आता है। अब इनके शरीर के कुछ फीचर हैं वो हमें याद रखने हैं। शरीर कैसा होता है भाई? डड्डू देखते हो, यानी मेंढक देखते हो, तो मेंढक का शरीर कैसा दिखता है तुम्हें? सतह कैसी होती है उसकी? ऑयली। क्या उसके सर पे बाल होते हैं? नहीं होते, ठीक है। कांटे होते हैं? नहीं होते। पंख होते हैं? नहीं होते। बस तो लिख दो, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि इनके शरीर पर ना तो बाल होते, बाल, ना ही स्केल्स होते, सल्क, और ना ही पंख होते, यानी इन चीज़ों की मौजूदगी नहीं होती, ये नहीं होते हैं। यानी इनके शरीर पे ना तो बाल हैं, ना ही पंख हैं, और ना ही आपके पास सल्क हैं। तो इसका मतलब इनका शरीर कैसा होता है? तो इनकी त्वचा कैसी होती है? तेलीय। तेलीय कह दो, या आप कह दो चिकनी, ऑयली और सोपी कह सकते हो। छूने में कैसी होती है? नरम और नम, नरम तथा नम लिख सकते हो। कि इनकी जो त्वचा होती है वो तेलीय, चिकनी, और क्या है, या अथवा में लिख सकते हो नरम तथा नम। सॉफ्ट और कैसी होती है आपके पास? ऑयली, यानी एक तरह से गिली गिली महसूस होती है, यानी हाइड्रिक फॉर्म में रहती है। कारण क्या है? क्योंकि इनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? ग्रंथिमय होती है, ग्लैंडुलर होती है। इनकी जो त्वचा होती है वो तेलीय होने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन आता है कि जो उभयचर प्राणी हैं, मेंढक हैं, दादुर हैं, सैलामेंडर हैं, साइरन हैं, इनकी जो त्वचा होती है वो चिकनी, तेलीय, नरम या नम क्यों होती है? तो उत्तर क्या याद रखोगे? ग्लैंडुलर स्किन होती है, ठीक है। जिसके कारण इनकी त्वचा कैसी होती है? ऑयली, या आपके पास सोपी, नरम, और कैसी होती है? नम। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट क्या याद रखना है? नंबर 4 याद रखना आपके पास उत्सर्जन, और एक याद रखना है 5वां श्वसन। छठा याद रखना है परिसंचरण, यानी हृदय। ये पॉइंट बड़े खास होते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हार्ट वाला।
कि इनमें हृदय कितने होते हैं, या हृदय के वैषम कितने होते हैं, या उसके लोब्ड कितने होते हैं। तो उत्सर्जन किससे होता है, यानी उत्सर्जन का मतलब है मल का त्याग। मल का त्याग आ जाए तो आपका किससे होता है, क्लोएका। क्लोएका से होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अवस्कर। यानी इसमें मल और मूत्र दोनों के लिए अलग अलग ऑर्गन्स नहीं है, एक से ही होती है, नलिका से, जिसे स्पेशली क्या कहा जाता है, क्लोएका। हिंदी में कहते हैं अवस्कर। श्वसन क्या है, दो तरीके से होता है भाई। एक किस में होता है, लार्वल स्टेज पे होता है, लार्वा प्रावस्था में होता है। कि जो लार्वा प्रावस्था में होता है वो आपके पास श्वसन खास तौर पर ज़्यादातर आपने याद रखना किससे होता है, क्लोम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स। और बात आती है वयस्क की, यानी अडल्ट की, कि जब वो वयस्क हो जाता है तब उसमें श्वसन किससे होता है। नंबर 1 याद रखना अपने फेफड़ों से, नंबर 2 इनकी त्वचा जो है वो बड़ी फेमस होती है, दूसरा किससे होता है, त्वचा से, और तीसरा याद रखना बक्कल कैविटी, यानी आप लिख सकते हो मुख गुहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खास है कि जब ये वयस्क होते हैं तो इनमें खास तौर पर जब इनकी त्वचा नम और नरम होती है, वो योगदान देती है, किस में योगदान देती है, वो खास तौर पर इनके लिए श्वसन में देती है। तो इनकी त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, ये याद रखो कि त्वचा से होने वाला श्वसन, इसको हिंदी में तो कह देते हैं त्वचीय श्वसन, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ये वर्ड आता है कि क्यूटेनियस रेस्पायरेशन जो होता है वो कौन सी स्किन का होता है, तो ग्लैंडुलर स्किन का होता है। और जैसी कैसी स्किन होती है, नम और नरम होती है, यानी तेलीय जो त्वचा होती है जिन जीवों की, एम्फीबियन की, उनमें कौन सी रेस्पायरेशन देखने को मिलती है, क्यूटेनियस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात आती है किसकी, हृदय की। तो हृदय के लोब्ड कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो लोब्ड आपके कितने होते हैं, इसमें 3, कि 3 लोब्ड होता है, ट्राइलोब्ड होता है, जिसमें आपके पास 2 ऑरिकल होते हैं, यानी आपके पास 2 तो आलिंद हैं, और 1 क्या होता है, निल्य, यानी 2 आलिंद और 1 क्या होता है इनमें, निल्य। यही पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हार्ट का आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हार्ट में या तो रेप्टाइल का पूछ लेगा, एविज पूछ लेगा, स्तनधारी पूछ लेगा, एग्जेप्शन चीज़ें ज़्यादा आती है। जैसे आगे जाएंगे, जैसे ही हम रेप्टाइल में, वहाँ मगरमच्छ, उसका एग्जेप्शन आएगा। ठीक है, तो आपके पास इनमें अगर पूछा जाए ऑरिकल्स कितने हैं और वेंट्रिकल्स कितने हैं, तो कितने हैं, ऑरिकल्स 2 हैं, आलिंद 2 हैं, और वेंट्रिकल यानी निल्य कितना होता है, 1, यानी वैसम कितने होते हैं इसमें, 3। हिंदी में अगर लिखो तो त्रिवैसमी बोलते हैं, ट्राइलोब्ड, त्रिवैसमी होते हैं ये। ठीक है, और एक आता है यूरिनोजेनिटल डक्ट, कहाँ खुलती है, ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है, यानी 5 नंबर 6 7 पे याद रख लो, मूत्र वाहिनी खुलती है। इनमें जो मूत्र वाहिनी होती है वो खुलती है कहाँ, यानी यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट ओपन होती है। फिर से आंसर वही है ऊपर वाला जो लिख रखा है, क्लोएका। ठीक है, क्लोएका वर्ड इंग्लिश का है, अवस्कर हिंदी का है। तो याद रखना, यूरिनोजेनिटल डक्ट आ जाए, या आपके पास मल का त्याग आ जाए, या आपके पास एनस ओपनिंग आ जाए, या आपके पास रिप्रोडक्शन ओपनिंग आ जाए, ये सारे वर्ड इनके लिए जब भी पढ़े जाएं तो उत्तर क्या याद रखना है, एक ही वर्ड याद रखना है, क्लोएका या अवस्कर। यानी जनन कहाँ खुलता है, नंबर 2 उत्सर्जन कहाँ खुलता है। उत्सर्जन में दोनों ही चीज़ आती है, मल का त्याग और किसका त्याग होता है, मूत्र का त्याग। तो इसलिए यूरिनोजेनिटल डक्ट, और दूसरा एक्सक्रीटरी, मल का त्याग यानी एनस की ओपनिंग, वो भी कहाँ होती है, अवस्कर में होती है। अब बात आती है इनमें
निषेचन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो निषेचन कैसा होता है भाई, 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में दिखाया होता है एनसीईआरटी में मेंढक के बारे में। तो निषेचन दोनों ही हैं। आंतरिक बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बाह्य सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मुख्य जो अगर निषेचन पूछ लिया जाए तो वो होता है बाह्य, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो आपके पास जो स्पर्म और जो ओवम, मेल और फीमेल गैमेट्स आएंगे तो वो कैसे होंगे, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में एसोसिएट होंगे। तो इसलिए ज़्यादातर कैसा निषेचन होता है इनमें, बाह्य। अब बात आती है कि इनके लिए जो माध्यम चाहिए वो कैसा चाहिए, यानी ये जो अंडे देते हैं वो नॉन एमनियन देते हैं। नॉन एमनियन का मतलब होता है एन एमनियन, एन एमनियन का मतलब होता है एनेमनियन। अंडे देते हैं, लाइंग करते हैं एग, यानी ये कैसे ओविपेरा हैं। तो ये कैसे ओविपेरा हैं, एनेमनियन है ये। एनेमनियन का मतलब होता है कि वो आपका धरती पे या लैंड पे अंडा नहीं देगा, उसको माध्यम चाहिए। और वो स्पेसिफिक माध्यम क्या होता है इनके लिए, पानी होता है। याद रखना, एम्फीबियन जब भी एग्स लाइंग करेंगे तो खास तौर पे किस प्रकार के अंडे देता है ये पूछा जाता है। तो एनेमनियन होते हैं, और एनेमनियन अंडे का मतलब है कि वो आपका टेरेसियल नहीं होगा, वो किसी दूसरे माध्यम में जाके देगा। तो माध्यम क्या होता है इनके लिए, पानी। और इनके अंडों का समूह क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन बड़ा खास है कि इनके जो अंडे होंगे, अंडों का जो समूह होगा वो क्या कहलाता है। अंडों का समूह स्पॉन कहलाता है, याद रखना। खास क्वेश्चन है कि एग ग्रुप्स ऑफ एम्फीबियन बी कॉल्ड एज, तो उसे वर्डिंग क्या दी जाती है, स्पॉन। तो दो क्वेश्चन बड़े खास हैं इनके लिए। एक तो पूछा जाता है मीडियम क्या होता है, दूसरा पूछा जाता है मोस्टली फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, और तीसरा पूछा जाता है इनके एग के ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, अंडों का समूह क्या कहलाता है। क्योंकि आप लोगों ने कभी मेंढक के अंडे देखे होंगे या नहीं देखे। तो जलाशय होते हैं इन दिनों जहां भी बारिश का पानी ज़्यादा खड़ा रहेगा, ठीक है, खाड़ में हो, गड्ढों में हो, ठीक है, और जहाँ डड्डू काफ़ी घूमते हुए नजर आए तो देखना काले काले रंग का एक जाल सा बिछा होता है, ठीक है, झिली सी बनी होती है और काले काले रंग के डॉट से बने होते हैं उसमें। तो वो क्या होते हैं, मेंढक के अंडे होते हैं। और वो जो डॉट से बने होते हैं और हिल रहे होते हैं वो क्या चीज़ होती है, उनकी लार्वा। तो इनमें लार्वा स्टेज भी पाई जाती है, लार्वावस्था, लार्वल स्टेज भी होती है। लार्वा जो प्रावस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, ये आपने 7वीं 8वीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। वैसे उसे क्या कहते हैं अपन लोग, टेडपोल। कि टेडपोल हिंदी में कहा जाता है भैंस शिशु। तो ये अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथ में, लेकिन मान्य वर्ड जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही होता है। पहले ही बता देता हूँ, चाहे आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो और क्वेश्चन अगर गलत होता है, हिंदी वाला गलत है, वो आपका गलत ही रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में सही होना चाहिए बस, ठीक है। अगर इंग्लिश में गलत हो जाए तो मान्य होता है भी यहाँ क्वेश्चन गलत है, वरना मान्य नहीं होता। तो इसलिए इंग्लिश में भी आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो ज़्यादातर इंग्लिश पढ़ने की कोशिश किया करो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है। इंग्लिश का ही क्राइटेरियन बेनिफिशियल होता है। हुआ है मेल कांस्टेबल में जब पेपर हुए थे, 24 टाइप के पेपर आए थे, हिंदी में परिभाषा कुछ और लिखी हुई है, इंग्लिश में वर्डिंग कुछ और है। तो इंग्लिश के चलते क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट और हिंदी के चलते क्वेश्चन है गलत, ठीक है। तो हिंदी वाले पढ़ने वाले हिंदी पढ़ के करके आएंगे तो रह गए कहानी किसकी, इंग्लिश वाले। अगर ऑब्जेक्शन भी लगाओगे तो इंग्लिश मीडियम का ऑब्जेक्शन लगता है, ना कि हिंदी का लगता है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो इसलिए जो ये नाम होते हैं हम हिंदी वाले याद रखें या ना रखें, इंग्लिश वाला वर्ड जरूरी है। टैडपोल हो गया, स्पॉन हो गया, मीडियम क्या हो गया, पानी, ये तो चलो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो लार्वल स्टेज में रेस्पायरेशन पूछे, टैडपोल श्वसन कैसे करता है, ये क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे, और ये वैसे करवा दिया। इसमें रेस्पायरेशन कैसे होगी, टैडपोल में ऊपर लिखवाया था कि लार्वा में जो श्वसन होता है वो किससे होता है, गिल से होता है। ये इंपॉर्टेंट है इसका। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा था यहां से कि इनमें
जो आरबीसी होती है तो इनमें आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है भाई, केंद्रक पाया जाता है। ये खास क्वेश्चन बनता है कि जो एम्फीबियन है उनकी आरबीसी में क्या सेंटर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? तो यस, आरबीसी के अंदर सेंटर पाया जाता है। ये भी कई बार पूछ लेता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टेटमेंट में पूछा जाता है और टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं ये। वैसे हिट एंड ट्रायल में बहुत रेयर है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल में ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। लार्वल स्टेज बताइए, एग का क्या ग्रुप बताइए, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एग्स कैसे होते हैं, एनेमनियन। एमनियन एग देने वाले कौन से होते हैं? एमनियन। एनेमनियन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भ्रूण होता है, चाहे वो पक्षियों का हो, चाहे वो स्तनधारियों का हो, चाहे वो सरीसृप का हो यानी रेप्टाइल्स का हो, उनमें क्या है, जो भ्रूण होता है, एम्ब्रायो होता है, उसकी प्रोटेक्शन लेयर होती है, वो कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है, याद रखना। एक होती है एमनियन, एलेंटोइस, कोरियंस और एक होती है यॉक्सैक, ठीक है, यानी जिसे हम पित्त कोष कहते हैं। तो ये 4 टाइप की क्या होती है? ये आपके पास कोटिंग मेम्ब्रेन कह दो या क्या भ्रूणीय झिल्ली कह दो, जो भ्रूण की क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो इनमें क्या है, वो झिल्ली या सुरक्षा नहीं होती, इसलिए ये एग कैसे होते हैं? एनेमनियन होते हैं। और एनेमनियन में पूछा जाए यानी एनेमनियन ओविपेरा कौन से समूह होते हैं? तो 2 होते हैं, याद कर लेना। एक होता है मत्स्य वर्ग और दूसरा होता है उभयचर वर्ग। मत्स्य वर्ग और उभयचर वर्ग ऐसे ओविपेरा हैं, ऐसे अंडयुज हैं जिनके अंडे कैसे होते हैं? हमेशा एनेमनियन होते हैं। और बाकियों के कैसे होते हैं? एमनियन। एमनियन में आए तो तीनों के लिखे जाएंगे, याद रखना। सरीसृप के भी अंडे एमनियन होते हैं, नंबर 1। पक्षियों के भी एमनियन होते हैं और स्तनधारियों के भी एमनियन होते हैं। इन तीनों के जो अंडे आएंगे, इन तीनों में जो अंडे देने वाले होंगे, उनके अंडे कैसे होंगे? आपके पास एमनियोटिक होंगे, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अपवाद ये भी होता है, ये गैर चूनादार होते हैं, नॉन कैल्सरस सेल एग होते हैं। और वो कैसे होते हैं? कैल्सरस सेल एग होते हैं, यानी वो चूनेदार होते हैं, चूने से बने होते हैं। इनमें कोई चूने की मात्रा नहीं होती, इसलिए इनको प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है, उनको प्रोटेक्शन सबसे कम करनी पड़ती है, ठीक है। उनका सुरक्षा कवच मजबूत होता है, इनका सुरक्षा कवच झूठा होता है, मजबूत नहीं होता। इसीलिए इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आगे इतना दूर जाता तो नहीं है, बस इतना याद रख लेना। एमनियन ये पुलिस में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार पुलिस में पेपर अच्छे आए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन टैगिंग करता है वहाँ कि एमनियन एग वर्ड आए तो कौन से जंतु देते हैं? 3 ही वर्ग देते हैं। एक होते हैं सरीसृप रेप्टाइल्स वाले, दूसरे एविज पक्षी, और तीसरे कौन से आएंगे? स्तनधारी। और जो नॉन एमनियोटिक होते हैं वो याद रख लेना, 2 ही होते हैं। एक होते हैं मछली वाला वर्ग और एक कौन सा होता है? मेंढक वाला वर्ग, ठीक है। अब बात आते हैं इनके जीव कि जो एम्फीबिया है, उभयचर के जीव कैसे हैं? उभयचर में जीव पूछे जाते हैं, वो कौन से हैं? तो उभयचर के जो जीव आएंगे, जैसे आपके पास टोड, टोड को हम वैसे दादूर कहते हैं, ठीक है। धात्रीशेक, धात्रीशेक भी वर्ड आता है। मेंढक, हाइला, साइरेन, सैलामेंडर, ये सारे क्या इनके जीव हैं। तो ऐसे क्या जीव आते हैं हमारे पास कौन से वर्ग में? एम्फीबियन में। कई नाम से पढ़े जाएंगे, जैसे एक वर्ड आता है एलिटेज, कि एलिटेज किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उपनाम से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो एलिटेज किसको कहते हैं? धात्री शेक, शेक जो वर्ड लगता है इसको धात्री दादूर भी कहते हैं, धात्री दादूर। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे मिडवाइफ टॉड, कि जो मिडवाइफ टॉड है वो आपका किस नाम से जाना जाता है? एलिटेज के नाम से। ऐसे आता हाइला, फेमस है हाइला बहुत ज़्यादा। हाइला फेमस क्यों है? क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसीलिए पूछा जाता है कि ये क्लाइंबिंग फ्रॉग है। वैसे मेंढक तो सारे ही चढ़ जाते हैं, पर ये खास तौर पे पेड़ पे चढ़ता है,
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वृक्ष मेंढक कहा जाता है या वृक्ष मंडूक कहा जाता है। मेंढक या आपके पास मंडूक, यानी ट्री फ्रॉग। ट्री फ्रॉग के नाम से जो फेमस है वो कौन सा, आपके पास हाइला। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास नंबर 3 टॉड। टॉड को हम किस नाम से जानते हैं, याद रखना, ब्यूफो। ब्यूफो किसे कहा जाता है, टॉड को कहा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे फेमस है, बहुत बार आया हुआ है कि ब्यूफो किसे कहा जाता है या टॉड को क्या कहा जाता है। और ये अपने आप में कैसा उभयचर प्राणी है, तो ये नाइट प्रीडेटर कहा जाता है। नाइट प्रीडेटर। नाइट प्रीडेटर का मतलब क्या है, रात्रिचर शिकारी, यानी अपना शिकार कब ढूंढता है, रात को ढूंढता है, तो इसे रात्रिचर शिकारी कहा जाता है। मछलियों में भी आती है एक रात्रिचर शिकारी, वो कौन सी होती है? अभी आपने पीछे मत्स्य वर्ग पढ़ा था, मछलियों में भी एक क्वेश्चन आता है, लिख लेना कि मछलियों में रात्रिचर शिकारी कौन है। कि जो मछलियां हैं, मछलियों में नाइट प्रेडेटर किसे कहा जाता है, वैसे प्योरली जो एग्जाम में पूछी जाती है तुम्हारे लेवल पे। ठीक है, और ये चमगादड़ की तरह काम करती है। चमगादड़ अपना शिकार स्तनधारी के रूप में आता है, तो नाइट प्रीडेटर मैमेलियंस कौन है, ये क्वेश्चन आता है। तो नाइट प्रीडेटर रात्रिचर शिकारी स्तनधारियों में आती है, तो चमगादड़ है। चमगादड़ की तरह ही काम करती है वो मछली, जिसे हम नाइट प्रीडेटर कहते हैं। अब चमगादड़ अपना शिकार किसके आधार पर ढूंढता है, तुम बताओ? चमगादड़ ध्वनि के आधार पर अपना क्या करता है, शिकार ढूंढता है। वो क्या करता है, ध्वनि तरंगे छोड़ता है। ध्वनि तरंगे छोड़ता है तो वो टकरा के शिकार से आती है, तभी वो क्या रात को चलता है, क्योंकि रात को बाकी ध्वनियाँ क्या पड़ जाती है, शांत पड़ जाती है, और क्या ओपन मीडियम रहता है, जिसमें शिकार को जाके टकरा के ढूंढना आसान हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि चमगादड़ दिन में दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि दिन में उन्हें शिकार नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि दिन में ध्वनियाँ क्या है, बहुत ज़्यादा, ओवरलैपिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए चमगादड़ जब कहीं भी आप दिन में देखते हो, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, डरा हुआ लगता है और हमें भी डराता है। ठीक है, तो कोई मंजी के नीचे मिलता है। तो मछलियों में भी प्रेडिटर है, तो वो आपकी कौन सी है, पोर्पोइज। कि जो पोर्पोइज फिश है, इसको क्या कहा जाता है, नाइट प्रेडेटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चमगादड़ की ही तरह किसका यूज करता है, पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करता है। अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करता है। कौन? आपके पास पोर्पोइज फिश। तो पोर्पोइज मछली वो है जो रात को क्या करती है, अपना शिकार करती है, जिसे नाइट प्रीडेटर फिश भी कहा जाता है। वैसे ही एम्फीबियन में आता है कि नाइट प्रीडेटर या रात्रिचर को शिकार ढूंढने वाला कौन होता है, आपका ब्यूफो होता है। वैसे ये क्या है, सैलामेंडर वर्ड लिखा है, ये बड़ा खास है। सैलामेंडर अपने आप में पानी के अंदर रहने वाली छिपकली है। सैलामेंडर डड्डू की तरह नहीं दिखता, जबकि छिपकली की तरह दिखता है। तो ये ऐसे पूछा जाता है कि इसकी जो आकृति होती है वो छिपकली की तरह होती है, लिजार्ड की तरह होती है, छिपकली जैसी आकृति वाला उभयचर, जिसकी त्वचा हमें पता ही है कैसी होती है, नम व नरम। कि जिसकी त्वचा जो है नम व नरम होती है। ठीक है, ये तो स्पेसिफिक नहीं हुआ, कोई खास स्पेसिफिक नहीं है। इसका स्पेसिफिक क्या है, वो ये है कि ये एक ऐसा प्राणी है जो आग को सहन कर सकता है, आग के प्रति सहनशील। जो आपका उभयचर प्राणी है वो कौन सा है, फायर बेयरिंग एम्फीबियन कहा जाता है इसे। फायर बेयरिंग एम्फीबियन का मतलब है कि अगर चारों तरफ आग भी लग जाए तब भी ये प्राणी क्या कर सकता है, उसको सहन कर सकता है। इतनी एबिलिटी होती है किसमें, सैलामेंडर में। अब इन जीवों के प्रति तापमान की कहानी आ गई, तो तापमान के चलते ये जीव कैसे होते हैं, तो याद रखना अनियत तापी होते हैं। तापमान के चलते अगर हम बात करें
तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं सारे के सारे, पोइकिलोथर्मल हैं सारे। इनको हम अगर लिखें तो ये सारे के सारे जो जीव हैं वो कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, या आप इन्हें लिख सकते हो पोइकिलोथर्म। तो पोइकिलोथर्म्स होते हैं ये, यानी इनमें क्या पाई जाती है, मौसम के चलते परसुप्तावस्था पाई जाती है, यानी हिबरनेशन और एस्टिवेशन पाई जाती है। यानी इनमें दोनों निष्क्रियता मिलती है, शीत निष्क्रियता भी पाई जाती है और ग्रीष्म निष्क्रियता भी पाई जाती है। ये ऐसे जंतु हैं जिनमें सबसे ज़्यादा शीत व ग्रीष्म निष्क्रियता मिलती है। यानी इसका मतलब है, इस शीत निद्रा भी कहते हैं इसे, शीत निद्रा, और इसे क्या कह सकते हो आप, ग्रीष्म निद्रा। और नाम भी लगते हैं, पर सुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था। ठीक है, कि अगर हम इसको और लिखना चाहें तो कई नाम से जाना जाता है ये, शीत सुसुप्तावस्था भी कहते हैं इसको। यानी बिल्कुल सुप्त हो जाएगा। सुप्त का मतलब है सारा प्रोसेस धीमा हो जाना। अब मेंढक है, जैसे ही सर्दी आती है छुप के बैठ जाता है, कई बार दिखाई नहीं देता। सर्दियों में देखे हैं मेंढक कहीं घूमते हुए? नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उस टाइम क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। कैसे एनिमल हैं वो? कोल्ड ब्लडेड। तो उनकी प्रोसेस सारी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। उनकी जैविक और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी विटल और मेटाबॉलिक प्रोसेस सारी की सारी क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। स्लो डाउन कर लेते हैं, हार्ट प्रोसेस स्लो हो जाती है, इसलिए वो कैसी अवस्था में चले जाते हैं, हिबरनेशन। यानी जो शीत सुसुप्तावस्था, शीत निष्क्रियता और शीत जो निद्रा होती है, इसे हम वर्ड क्या देते हैं, हिबरनेशन। हिबरनेशन कौन सी सुसुप्तावस्था होती है या कौन सी परसुप्तावस्था होती है, ये क्वेश्चन आता है। हिबरनेशन को वैसे हम शीत परसुप्तावस्था कहते हैं, या शीत सुसुप्तावस्था कहते हैं, या हम उसे शीत निष्क्रियता कहते हैं, या उसे हम शीत निद्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर्द ऋतु में प्राणी या जंतु की जैविक तथा उपापचयी क्रिया की जैविक तथा उपापचयी क्रिया का मंद हो जाना, किसके कारण? तापमान गिरने के कारण। कि जैसे ही पर्यावरण का तापमान गिरता है तो उसमें दोनों प्रोसेस स्लो हो जाती है, विटल और कौन सी, मेटाबॉलिक। यानी जैविक होती है वैसे विटल और बायोलॉजिकल, कि बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, दोनों की दोनों प्रोसेस कैसी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, शीत सुसुप्तावस्था कहते हैं। और हार्ट प्रोसेस भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, इसीलिए उसको निद्रा रूप कहते हैं कि इन सर्दियों में सो गए। ठीक है। फिर एक निष्क्रियता कौन सी होती है, ग्रीष्म। इसमें दोनों ही देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा शीत मिलती है, ग्रीष्म कम मिलती है। ग्रीष्म लू के टाइम क्या है, बाहर आने लग जाते हैं, कम आते हैं। ग्रीष्म में भी यही हाल होता है। ग्रीष्म का मतलब होता है ये कि अधिक ताप या लू के कारण, अधिक ताप व लू के कारण, यही कहानी लिखनी है, जंतु की जैविक और उपापचयी क्रिया क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। यानी विटल प्रोसेस और मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो डाउन। उसे कौन सी निद्रा कह देते हैं हम लोग, ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म निद्रा, या हम लिख सकते हैं ग्रीष्म प्रसुप्तावस्था। इसे वर्ड क्या दिया जाता है, एस्टिवेशन। ये दो वर्ड खास हैं कि उभयचर प्राणी सर्द ऋतु में दिखाई नहीं देते, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, तो उसके लिए वर्ड एक ही लगता है क्या, हिबरनेशन। और अगर वर्ड आए कि ग्रीष्म काल में कुछ जंतु दिखाई नहीं पड़ते या कुछ जंतु वर्ग दिखाई नहीं पड़ते, कारण क्या है, कौन सी निष्क्रियता है, एस्टिवेशन। दो वर्ड लगाते हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। एस्टिवेशन ज़्यादातर देखने को जब मिले, दोनों के दोनों सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है,
उभयचर में देखने को मिलती है, याद कर लेना। और हिबरनेशन जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है उभयचर में भी मिलती है, सरीसृप में भी मिलती है, स्तनधारियों में भी मिलती है। एक ऐसे प्राणी का नाम बताओ स्तनधारी जो छठी क्लास में तुम्हें पढ़ाया जाता है और जो क्या करता है, सर्द ऋतु में अपने आप को बचाने के लिए शीत निद्रा में चला जाता है। क्वेश्चन आता है, छठी कक्षा में पढ़ाया जाता है कि शीत निद्रा में जाने वाला स्तनधारी कौन सा होता है? ध्रुवीय भालू, पोलर बियर। याद कर लेना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। आगे अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट जो वर्ग है वो आपके पास रेप्टाइल्स। जो नेक्स्ट क्लास है वो है सरीसृप, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। कि जो रेप्टाइल्स होते हैं इनका नाम क्यों पड़ा? ड्यू टू क्रावल लोकोमोटरी प्रोसेस, यानी जो क्रावल मोशन होती है इनकी, रेंग कर चलते हैं ये, रेंग कर चलने के कारण इनको क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स। यानी इस वर्ग में वो जंतु आएंगे जो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? क्रावलिंग, यानी रेंग कर चलने वाले। क्वेश्चन यही आता है सिंपल, रेंग कर चलने वाले जंतु कौन से वर्ग में रखे जाते हैं? तो रेंग कर चलने वाले जंतु किस में रखे जाते हैं? रेप्टाइल्स में रखे जाते हैं, सरीसृप में रखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी ये जंतु होते कैसे हैं? तो ये ज़्यादातर सथलवासी होते हैं। भाई सथलवासी अधिकांश होते हैं, यानी मोस्टली टेरेसियल होते हैं, लैंडस्केप्ड होते हैं, यानी धरती पे, सतल पे, थल पे सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं? जलवासी। एक्वेटिक भी होते हैं। एक्वेटिक क्या होते हैं? कुछ एक ही होते हैं। कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं, जैसे कछुआ, मगरमच्छ, ठीक है, घड़ियाल, ये किस में मिलते हैं? सारे पानी में मिलते हैं। तो इसलिए कुछ क्या होते हैं आपके? जलवासी, और ज़्यादातर कैसे होते हैं आपके? सथलवासी, ठीक है। अब बात आती है इनके शरीर की। इनकी जो शरीर देखने में लगता है, कैसा लगता है? तो त्वचा रूखी होती है। पहला पॉइंट त्वचा से जुड़ता है इनका, कि जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? रूखी। रूखी का मतलब है ड्राई स्किन होती है। ड्राई स्किन क्यों होती है? नॉन ग्लैंडुलर होती है, अग्रंथि में होती है, ग्रंथियां नहीं पाई जाती इनकी त्वचा में, इसलिए क्या होती है इनकी? रूखी। और त्वचा पर एपिडर्मल श्रृंगी सल्क पाए जाते हैं, यानी एपिडर्मल ऑर्निस्केल्स पाए जाते हैं। यानी इनकी जो स्किन होती है उस पर एपिडर्मल ऑर्नी स्केल्स पाए जाते हैं। ये वैसे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, ना ही रूखी त्वचा का पूछता, ना ये पूछता। इनका सबसे इम्पोर्टेंट टैग हमारे पास जो लगता है वो इन चीज़ों पे लगता है। सबसे पहले क्या आता है? एक वर्ड श्वसन, फिर दूसरा वर्ड आता है हृदय, तीसरा एक वर्ड जुड़ता है उत्सर्जन। ये 3 फेमस क्वेश्चन होते हैं इनके, क्योंकि तुम्हें जो याद रखने हैं वो ये 3 फेमस क्वेश्चन, ये और उपनाम सबसे ज़्यादा यही आते हैं। अब श्वसन कैसे होता है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। श्वसन जो है शिशु अवस्था हो, यानी आपके पास जब शिशु अवस्था होगी, फर्टस स्टेट होगी इनकी, तब किससे होगा? इनमें सबसे ज़्यादा गिल्स, लार्वा नहीं होते इनमें, इनमें शिशु होते हैं, ठीक है। नंबर 2, वयस्क वर्ड आ जाए, एडल्ट आ जाए तो सिंपल है। एडल्ट में अपने पास एक ही वर्ड है, क्या? फेफड़े। लंग्स, ठीक है। हाँ, इनमें जो क्या है, अडल्ट में अगर श्वसन रेस्पायरेशन होगा तो किससे होगा? लंग से होगा। हृदय खास है। हृदय क्या होता है? 2 तो पक्के हैं ही अपने ऑरिकल्स, 2 तो क्या होते हैं? अलिंद, और प्लस 2 यानी 1 लिखेंगे, 1 आंशिक विभाजित निल्य। 1 जो है आंशिक विभाजित निल्य, यानी पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल। 1 पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल पाया जाता है। वैसे हुए कितने है? तो आगे 1 ही, और इधर कितने हैं? 2।
तो फिर से आपके पास हृदय कैसा हुआ इनके अंदर है, ट्राइलोब्ड। कि हृदय जो है वो पहले आप स्पेशली याद रखोगे कि ज़्यादातर सरीसृप होते हैं उनमें ट्राइलोब्ड ही होता है। दो तो क्या होते हैं, ऑरिकल्स होता है, और एक क्या होता है, वेंट्रिकल्स, यानी दो अलिंद और एक क्या होता है, निल्य। निल्य कैसा होता है, आंशिक विभाजित होता है, मतलब दो निल्य बन सकते हैं। दो निल्य किस में बनेंगे, अपवाद है, लिख लेना कि इनमें एक ऐसा जंतु आएगा जो अपवाद है, जिसका हृदय कैसा होता है, चार वैषम का बना होता है। यानी आपके पास फोर लोब्ड क्वाड लोब होता है। क्वाड लोब कौन सा होता है, एक ही बंदा है जिसका नाम है मगरमच्छ। कि मगरमच्छ का जो हृदय है वो कितने वैषम, कितने लोब्स का बना होता है, तो चार का होता है। कि हृदय है मगरमच्छ का ही पूछा जाता है, क्यों क्योंकि ये अपवाद है, इसीलिए जो लाइन लिखी है लास्ट वाली, एक आंशिक विभाजित क्या होता है, निल्य। वास्तव में होता नहीं है, लेकिन उसके लोब बने होते हैं दो, और रहता क्या है, भरा हुआ एक में ही है, तो इसलिए अपवाद बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, मगरमच्छ। मछली भी एक अपवाद है। वैसे हमने मछलियाँ पढ़ी है, कितने वैषम वाली पढ़ी हैं, सारी दो वाली, लेकिन एक मछली ऐसी होती है जिसमें वैषम 5 भी पाए जाते हैं, और वास्तव में कितने होते हैं उसके 4, और वास्तव में होते हैं वो 2 ही। ठीक है, जूठे कितने बनाए जाते हैं, 4 और 5, वो भी लिख लो, काम आएगी। कि ऐसी कौन सी मछली है अपवाद में, क्योंकि कई बार पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि ऐसे ही मत्स्य वर्ग में भी एक ऐसा जीव है जिसमें हृदय जो है 4 या 5 लोब में मिलता है, वैषम में मिलता है। वो कौन सा है, वो मिक्सिन है। और मैंने मिक्सिन नाम लिखवाया था, नकल मार के नहीं बताओगे किसका नाम था मिक्सिन, कल ही तो लिखवाया है। मिक्सिन वर्ड लिखवाया था मैंने कल, जब मैं 3 मत्स्य वर्ग तुम्हें बता रहा था कि मछलियों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक वर्ग ऐसा होता है जो बिना जबड़े वाला होता है, और 2 वर्ग जबड़े वाले होते हैं। ठीक है, और जो बिना जबड़े वाला होता है उसमें दूसरे नंबर पे मैंने मिक्सिन लिखवाया था, हैग फिश। ठीक है, तो जो हैग फिश होती है उसमें आपके पास हृदय जो है वो कितने लोब का बताया जाता है, 4 या 5, तो 5 लोब, यानी पेंटा और क्वाड लोब्स होता है किसके अंदर, हैग फिश। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। जैसे इधर मगरमच्छ वाला लिखा है, क्रोकोडाइल में भी हार्ड लोब पूछे जाएंगे, तो कितने याद रखने हैं, 4। ये अपवाद है। क्वेश्चन आता है कई बार कि निम्नलिखित में से किस सरीसृप में 4 वैषम वाला हृदय पाया जाता है, 4 लोब्ड होता है, तो आंसर क्या तुम्हारा, क्रोकोडाइल है। ठीक है, उसके बाद बात आती है उत्सर्जन की। उत्सर्जन वर्ड आ जाए, 3-4 इकट्ठे लिख देता हूं। उत्सर्जन, आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल कहाँ ओपन होती है, जनन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ ओपन होता है, मूत्र वाहिनी यानी यूरिनो जेनिटल डक्ट कहाँ ओपन होती है। ये सारी की सारी ओपन कहाँ होती है, खुलती कहाँ है, ये सारी चीज़ें खुलती है एक ही जगह, जिसका नाम क्या है, क्लोएका। क्लोएका में ओपन होता है, जिसके हम लोग क्या कहते हैं, अवस्कर। परिसंचरण तंत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है। रक्त सारे के सारे में क्या होता है, बंद होता है। ये अपन ने पहले भी पढ़ दिया कि जितने हम वर्ग पढ़ रहे हैं कोर्डेटा के, इन सब में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, वो सब में क्या होगा, क्लोज होगा। ये पक्का है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। उत्सर्जन होता है तो किसके द्वारा होता है, क्लोएका। उत्सर्जन में क्या है, मल त्याग और क्या है, मूत्रवाहिनी, मूत्र का निकलना। और आहारनाल खुलती कहाँ है, लास्ट में, तो कहाँ खुलती है, क्लोएका। जनन पूछे तो भी क्या आपके पास, क्लोएका। अब बात आती है निषेचन। निषेचन कैसा होता है इनमें, ये खास है। निषेचन भाई आंतरिक होता है, इनके अंदर जो भी निषेचन होता है वो आंतरिक, क्योंकि इस वर्ग में जितने भी जंतु होते हैं सारे के सारे अंडे सेकते हैं। सेकने का मतलब अंडों पे बैठ के काम चलाते हैं। एक ऐसा जंतु होता है जो काफ़ी दूर रहने के बाद भी अपने अंडों को क्या है, अपनी आत्म चेतना से सेकता है, वो भी जंतु इसी में बैठता है, और वो बहुत धाकड़ क्वेश्चन है। उसके पास मैग्नेटिक पावर भी होती है। ठीक है, जो ज्योग्राफिकल मैपिंग को क्या है, ईजिली डिटेक्ट कर सकता है। एक ऐसा जंतु है
जो किस में पढ़ा जाता है, रेप्टाइल्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपके पास है जिसे जायरोस्कोप, बायोलॉजिकल जायरोस्कोप भी वर्ड दिया जाता है। तो बायोलॉजिकल जायरोस्कोप किसको कहते हैं, हम कछुए को कहते हैं। ठीक है, टर्टल्स। ठीक है, तो आपके पास निषेचन कैसा होता है इसमें, आंतरिक। तो ये आपके पास क्या है, अंडीयूज हैं सारे, अंडीयूज है, तो इसका मतलब सारे के सारे कैसे हैं, ओविपेरा हैं, यानी एग लाइंग है। और एग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैसे देते हैं, ये एमनियन देते हैं, कि इनके जितने भी एग्स होंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी के होंगे, एमनियोटिक होंगे, यानी ये एमनियोटिक एग लाइंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इनके अंडों पर सेल पाई जाती है। अंडों पर जो सेल या कवच जिसे कह दें, एग सेल जो होती है वो किससे बनी होती है, एग सेल आपकी किससे बनी होती है, चूने से, यानी चूनेदार होती है। चूनेदार के लिए वर्ड क्या लगता है आपके पास, कैल्शियस। कैल्शियस एग होते हैं सारे। ठीक है, यानी चूनेदार पट्टी जुड़ी होती है इसके ऊपर, जो आप कहते हो जर्दी। ठीक है, ऊपर बाहर का जो सफ़ेद रंग का मल मेटे रंग का कवच चढ़ा होता है, सेल चढ़ी होती है, वो किससे बनी होती है, ज़्यादातर चूने से। ठीक है, यानी जो एग की प्रिपरेशन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, पहले इंटरनल होती है और उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन वर्ड कभी भी आए तो आपने एक ही जवाब देना है कि फर्टिलाइजेशन विल बी ऑलवेज इंटरनल, यानी निषेचन सबका क्या होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, ये तो हुई प्रॉपर्टी इनकी। इसके बाद बात आती है हमारे पास कि इसके जीव क्या हैं। जीव बड़े महत्वपूर्ण हैं। जीव एक तो क्या आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है। ठीक है, आप आगे देते हैं देसी भाषा में पलडोट। ठीक है, देसी भाषा में लगाते हैं ना, किसके लिए शब्द लगाते हैं, ये सांप के लिए। ठीक है, सांप कोई कहता ही नहीं, देखते कहते हैं बोले पलडोट देख लिया। ठीक है, तो वो जो सांप है, सांप इसका ही है। सांप में सबसे ज़्यादा फेमस जो चीज़ है, आप एक हिंदी में शब्द और लगा लेते हैं, नाग। ठीक है, और नाग जो वर्ड है वो स्पेशल किसी के लिए लगता है, नाजा, नाजा। ठीक है, बताएंगे आगे। दूसरा, आपने क्या ऐसा भी सांप देखा होगा जिसपे क्या है, सफ़ेद सफ़ेद रंग की थोड़ी थोड़ी देर बाद डॉट्स बनी होती है, पट्टियाँ बनी होती है, तो वो भी सांप ही है। वो भी बहुत खतरनाक है, इस कोबरा से भी खतरनाक होता है। उसका नाम है क्रेत। ठीक है, उसे क्रेत कहते हैं। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है बंगेरस, क्योंकि ये अगर काट ले तो भागता फिरता आदमी। ठीक है, ताबे भी नहीं आता, इतना खतरनाक जहर होता है। फिर एक गोयरे की माँ, जिसको आप क्या कह देते हैं, गो। ठीक है, वेरानस। ठीक है, ये भी इसी का ही प्राणी है। ठीक है, उसके बाद आता है मगरमच्छ। ठीक है, एक घर में दीवारों पे कोई चीज़ होती है और जिससे क्या बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं, छिपकली। ठीक है, तो वो भी इसी का ही प्राणी है। छिपकली भी कई तरह की होती है, एक होती है घरेलू, एक होती है घरेलू छिपकली, एक होती है वनस्पतिक भोज्य छिपकली, एक होती है उड़ने वाली छिपकली, उड़ने वाली छिपकली भी होती है फ्लाइंग लिजार्ड। ठीक है, एक होती है वनस्पतिक भोज्य छिपकली, यानी वेजिटेरियन लिजार्ड, जो घास फूस पे टिकती है, क्योंकि अपने वाली छिपकली तो किस पे चलती है, कीड़े मकोड़ों पे चलती है। ठीक है, और कुछ क्या ऐसी भी छिपकलियां होती है जो घास फूस खाती है, उनको क्या कहते हैं, वनस्पतिक भोज्य छिपकली। ठीक है, और आते हैं हमारे पास कछुआ। कछुआ एक वर्ड लगता है कच्छप। ये कछुआ और कच्छप में क्या अंतर है भाई, है तो दोनों एक जैसे। कछुआ तुम सबसे ज्यादा देखते हो, कच्छप तुम सबसे कम देखते हो, क्योंकि कच्छप कहाँ देखने को मिलेंगे, या तो मिलेंगे तुम्हें कोस्टल जोन में या मिलेंगे तुम्हें डेल्टा जोन में, दो ही जगह मिलते हैं। ठीक है, यानी समुद्री इलाकों में क्या मिलते हैं, टर्टल्स। ठीक है, टॉर्टोइज कहाँ मिलते हैं, जोड़ में। अपने जो साधारण जोड़े होते हैं, नदी हो गए, तालाब हो गए, वहाँ क्या मिलता है तुम्हें, कछुआ मिलता है। ठीक है, और क्या आ जाएंगे आपके पास, घड़ियाल। घड़ियाल, यूरो मैस्टिक्स,
ये आपके पास क्या है, लगभग मैक्सिमम। एक आता है आपके पास अजगर, अजगर और लिख दो, ठीक है। एक आता है स्फेनोडॉन, डॉन दो है यहाँ पे, एक वनस्पतिक भोज्य छिपकली होती है, ये भी डॉन है, इकेनोडॉन बोलते हैं इसको, और एक सफिनोडॉन है। सफिनोडॉन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तुतारा कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, न्यूजीलैंड में मिलता है ये, ठीक है। तो तुतारा, टुआटारा, और ये क्या है, एक कनेक्टिविटी है किसके बीच की, एम्फीबियन प्लस रेप्टाइल्स के बीच में भी लिखवाएंगे। तो इनमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो लिख लो। पहला पाइथन, पाइथन को क्या कहते हैं, पाइथन कहते हैं अजगर को, ये क्वेश्चन आता है। अजगर को क्या कहा जाता है, पाइथन कहा जाता है, ठीक है। और ये कैसा सांप है, विष रहित सांप है, नॉन पॉइजनस स्नेक कहा जाता है किसको, पाइथन को, यानी इसमें सांस जहर नहीं होता। ये फिर मारता कैसे है, लपेटा दे के और अंदर ले जाके, देखते हैं ना अपन कि कई जानवरों को क्या है, लपेट लिया जाता है और उसकी क्या है, सारे अस्थि पिंजर को तोड़ देता है घुमा घुमा के, ये ठीक है, और फिर अपना भोजन बनाता है। तो ये काम है किसका, पाइथन का। नंबर 2 नाजा, नाजा किसको कहते हैं, कोबरा को, ठीक है। कोबरा ये भी क्या है कि जहरीला सांप है, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये भी क्या आपके पास एक जहरीला या विषैला सांप है, जो एक खूबी है इसकी, कहाँ रहता है ये, इसमें क्वेश्चन आता है कि आपके पास बिल में घोंसला बना के रहने वाला सांप कौन सा होता है, कोबरा ही होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। तीसरा, अब बात आती है बंगेरस। बंगेरस किसको कहा जाता है, बंगेरस कहा जाता है क्रेत को। क्रेत क्या होता है, कोबरा से भी विषैला सांप है, अति विषैला है ये, कि अति विषैला सांप जो है वो कौन सा आपके पास, वो आपका क्रेत है, जिसे हम बंगेरस कहते हैं, ठीक है। एक कछुए का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ये वाला, कि साधारण कछुआ, साधारण कछुआ जो कहाँ मिलता आपको, ज़्यादातर नदियों में या तालाबों में, यानी पॉन्ड्स में, पोखरों में वर्ड आ सकता है, जोड़ में लिखा हो सकता है, झरना वर्ड लिखा हो सकता है, नहर शब्द हो सकता है। तो इनमें मिलने वाला जो साधारण कछुआ है उसे क्या कहा जाता है, उसको ट्रायोनिक्स कहा जाता है। सिंपल वर्ड यही लगता है, क्वेश्चन यूं ही आता है कि साधारण कछुए को कहा जाता है क्या, जो आपका ज़्यादातर नदियों में, तालाबों में, झीलों में, नहरों में, पोखरों में, इन जगहों पे मिलता है, उसे क्या कहते हैं हम, ट्रायोनिक्स, ठीक है। फिर नंबर 5 घरेलू छिपकली, हाउस लिजार्ड, कि घरेलू जो छिपकली होती है, हाउस लिजार्ड होती है, इसे क्या कहा जाता है, हेम्योडैक्टिलिस, हेम्योडैक्टिलिस, ठीक है। हम घर में डटे रहते हैं छिपकली को देख के, ठीक है। तो हेम्योडैक्टिलिस कहाँ हुआ, घरेलू छिपकली। फिर एक क्या, उड़ने वाली छिपकली। उड़ने वाली जो छिपकली होती है वो कौन सी है, उड़ने वाली छिपकली, यानी उड़ने वाली छिपकली से वैसे ही लोग क्या होते हैं, डरते हैं, तो उड़ने और लग जाएगी तो ज़्यादा डरेंगे, तो ड्रैको, ठीक है। तो जो उड़ने वाली छिपकली है वो कौन सी होती है आपकी, ड्रैको होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 सफेनोडॉन, ये खास है, सफेनोडॉन पंक्टेटस, पूरा नाम ये है, सफेनोडॉन पंक्टेटस। क्या चीज़ है, सफेनोडॉन पंक्टेटस कहते किसको हैं, तो आपके पास टुआट्रा को कहते हैं। वैसे 2 नाम लिखे जाएंगे, टुआट्रा, और जो स्पेसिफिक वर्ड लगता है वो होता है तुतारा, ठीक है। टुआट्रा वर्ड भी आ सकता है और तुतारा भी आ सकता है। ये सबसे ज़्यादा कौन से आइलैंड्स पे पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड द्वीप में पाया जाता है अभी ये, न्यूजीलैंड
द्वीप पर सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है स्फिनोडोन की। और स्फिनोडोन के लिए वर्डिंग क्या क्या है, दो वर्डिंग खास है। इसको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, याद कर लो कि लिविंग फॉसिल बी कॉल्ड एज विच रेप्टाइल्स। तो लिविंग फॉसिल हम किस रेप्टाइल्स को कहते हैं, यानी जिंदा जीवाश्म और जीवित जीवाश्म जो आपका सरीसृप है वो कौन सा है। तो लिविंग फॉसिल्स, या आपके पास कह दें हम जिंदा जीवाश्म, या हम वर्ड लगा सकते हैं जीवित जीवाश्म। तो जीवित जीवाश्म, जिंदा जीवाश्म किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं स्फेनोडोन को। यही वर्ड आता है कि यह वर्ड आएगा तुतारा या स्फेनोडोन पंक्टेटस को हम स्पेशली वर्ड किसके लिए लगाते हैं, लिविंग फॉसिल्स के लिए लगाते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये कनेक्टिविटी है, यहीं से बना देना कि ये आपके पास कनेक्टिविटी किसके बीच की होती है, कि जो तुतारा है या स्फेनोडोन जो है ये आपके पास कड़ी है। कड़ी कौन सी बोली जाती है, योजक। तो कनेक्टिविटी होती है दो चीज़ के बीच में, एक होती है उभयचर, यानी उभयचर वाले भी गुण होते हैं इसमें, और प्लस सरीसृप वाले भी गुण होते हैं। दोनों के गुण मिलते हैं किसमें, आपके पास स्फेनोडोन में। तो यानी रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की कनेक्टिविटी किसे कहा जाता है, तो स्फेनोडोन को कहा जाता है। ठीक है। एक आता है इकोनोडोन। इगुनोडोन जो होती है वो क्या होती है, वो भी याद रख लो। इगुनोडोन, डोन दो है इसमें, एक स्फिनोडोन है और एक इगुनोडोन है। इगुनोडोन क्या चीज़ होती है, ये आपके पास निरामीप कहलाती है। निरामीप छिपकली बोलते हैं इसे, निरामीप छिपकली या वनस्पतिक भोज्य छिपकली, घास फूस खाने वाली छिपकली है ये। ठीक है। तो निरामीप छिपकली कह दो, वेजिटेरियन लिजार्ड कह दो, किसको कहा जाता है, इगुनोडोन को कहा जाता है। एक आता है हेलोडर्मा। हेलोडर्मा सबसे जहरीली छिपकली है। ठीक है। जो हेलोडर्मा वर्ड आता है ये आपके पास जहरीली छिपकली होती है। क्वेश्चन आता है कि जो जहरीली पॉइजनस लिजार्ड होती है, जहरीली छिपकली होती है, वो आपके पास कौन सी है, तो जहरीली छिपकली आपके कौन सी होती है, हेलोडर्मा। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास गो के लिए एक वर्ड लगता है वेरानस। वेरानस जो वर्ड लगता है वो किसके लिए लगता है, गो, कि जो वेरानस कहा जाता है किसको कहा जाता है, तो वेरानस गो को कहते हैं। गो देखी है, ठीक है। दो गो होती है, पाटड़ा गो और चांदनती गो। ठीक है। गोयरे की माँ अलग होती है और गो किल्डे की माँ अलग होती है। गिरगिट देखा है, गिरगिट में भी वेरानस ही वर्ड लगता है, क्योंकि गो जो आता है वो इसी के लिए है। गिरगिट है, गिरगिट का भाई क्या गोयरा, दोनों किससे आते हैं, वेरानस से ही आते हैं। ठीक है। बस उनकी माँ बदल जाती है। भाई एक की माँ क्या होती है, पाटड़ा गो, और एक की माँ क्या होती है, चांदनती गो। पहले के जो चोर हुआ करते थे, क्वेश्चन आता है सीजीएल में पूछा गया है कि जो पुराने समय में या राजा महाराजाओं के समय में जो क्या है ठगी होती थी, चोरी होती थी, वो किस जीव के आश्रय होती थी, वेरानस के आश्रय होती थी। क्योंकि इसको जैसे ही पूंछ के रस्सा बांध के अगर फेंक दिया जाता था ऊपर, तो ये इसमें पकड़ इतनी मजबूत होती है, चाहे 5 बंदे लमूट जाओ ये नहीं गिरेगी। इतनी बढ़िया कुजन बनाती थी ये। इतना बढ़िया वैक्यूम क्रिएटर है कौन, आपका वेरानस। इसका पंजा जहाँ लग गया तो उसके बाद वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और इसके बाद ये गिरती नहीं है। छिपकली होती है, छत पे उल्टी चलती है, किसके कारण चलती है, वैक्यूम प्रोसेस के कारण ही चलती है। तो वैक्यूम क्रिएट करने के बाद क्या है, प्रेशर कुजन हो जाता है, अलग नहीं होती, तो वो क्या चल सकती है, चिपकी रहती है। वैसे ये जो वेरानस है, गो है, इसकी क्या है, खाल की जुत्ती भी बनाई जाती है। ठीक है। जो जूते गांठने वाले होते थे पुराने टाइम में, वो क्या करते थे, इसको खाते हैं। ठीक है। इसको खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग जो मांसाहारी लोग होते हैं इसको खाते भी हैं, और उसके चमड़े की जुत्ती भी बनाई जाती है, और जुत्ती बहुत ज़बरदस्त बनती है इसकी। ठीक है। क्योंकि चमड़ा ही यूज करते हैं, खाल बहुत मोटी होती है। तो वैसे हमने पढ़ना है इसका प्रयोग किसके लिए होता था, चोरी के लिए। ये याद रखना है कि जो चोरी के लिए जंतु प्रयोग किया जाता था वो क्या थी, आपके पास गो थी। ठीक है, वेरानस थी। इसके बाद
हमारे पास क्या है, एक वर्ड आता है एलिगेटर। एलिगेटर, एलिगेटर किसका हाइब्रिडाइजेशन है, यानी किसके बीच का अंश माना जाता है? तो ये घड़ियाल और मगरमच्छ, घड़ियाल और प्लस मगरमच्छ के बीच का प्रोसेस एनिमल है, यानी इन दोनों का हाइब्रिड है ये, कि घड़ियाल और मगरमच्छ का, गेवेलियंस और क्रोकोडाइल के बीच की चीज़ क्या हमारी एलिगेटर है। ठीक है, उसके बाद एक सबसे खतरनाक जो जानवर हैं, क्वेश्चन आता है कि सरीसृप जीवाश्म किसे कहते हैं, यानी रेप्टाइल्स फॉसिल किसे कहा जाता है, कि रेप्टाइल्स फॉसिल्स किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन छठी क्लास का है, 7वीं में मिलेगा, 8वीं में मिलेगा, 10वीं में मिलेगा, 9वीं में मिलेगा। तो सरीसृप जीवाश्म रेप्टाइल्स फॉसिल किसे कहा जाता है? स्पेशली याद रखना, जो प्राणी धरती पे 65 और 66 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे, जिनका नाम क्या है, डायनासोर। इनको कहते हैं कि जो डायनासोर हैं, इनको हम स्पेशली क्या कहते हैं, सरीसृप जीवाश्म कहते हैं, यानी रेप्टाइल्स फॉसिल कहते हैं। और वास्तव में अगर क्वेश्चन बनता है इसका, तो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनता है कि डायनासोर के वंशज कौन है, डायनासोर के वंशज किन्हें कहा जाता है? तो डायनासोर के जो वंशज हैं वो एवीज हैं, पक्षी हैं, याद रखना। ठीक है, कि डायनासोर के वंशज जो हैं वो कौन आपके पास, पक्षी। एक क्वेश्चन आता है कि नर्मदा घाटी की रियासत किसे कहा जाता है, या यूं क्वेश्चन आ जाए, नर्मदा घाटी तो हिंदुस्तान की है, तो नर्मदा घाटी की रियासत किस जीव से संबंधित है? तो उत्तर याद रखना क्या है, डायनासोर। ठीक है, उसका नाम क्या, राजासोरस नर्मेदोसिस। लिख लो कि नर्मदा घाटी की रियासत, नर्मदा घाटी की रियासत कौन सा जंतु है? सीधा जंतु पूछ ले तो उत्तर है डायनासोर। लेकिन डायनासोर पे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने याद रखना राजासोरस, राजासोरस नर्मेदोसिस, कि राजासोरस नर्मेदोसिस किस घाटी की रियासत कहा जाता है? तो ये नर्मदा घाटी की रियासत कहा जाता है, क्योंकि इसका कंकाल वहीं मिला है, इसलिए उसको नाम वहां का दे दिया। ठीक है, और अगर बात आए कि सबसे शक्तिशाली डायनासोर, तो सबसे शक्तिशाली डायनासोर जो आता है वो मांसाहारी है। कौन सा है? ट्राइरेनोसोरस। कि ट्राइरेनो जो सोर्स है, ये आपके पास वो डायनासोर है जो सबसे ज़्यादा मांसाहारी और सबसे ज़्यादा क्या, ताकतवर है। ठीक है, और सबसे पहला जो डायनासोर है उसे क्या कहा जाता है, यो रैप्टर कहा जाता है। सबसे छोटा आ जाए तो ट्रोडून आता है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए सबसे कमजोर है, जो लड़ाई करने में माहिर नहीं था, ना लड़ाई करता था, यानी कूंट में टिका रहता था बेचारा। ठीक है, डरता था। ठीक है, वही बात है, बच्चे के डरते क्या डायपर गिला हो जाता है। ठीक है, तो गिलीमीमस वर्ड है उसका। ठीक है, कि सबसे कमजोर और डरने वाला डायनासोर है वो कौन सा है, गिलीमीमस। ठीक है, तो आपके पास सबसे शक्तिशाली पूछा जाता है ट्राइरेनोसोरस। ठीक है, एक है ट्राइसेरोप्टस। ट्राइसेरोप्टस क्या है, जो आपके पास सबसे लास्ट में विलुप्त होने वाला सबसे आखिरी डायनासोर है। याद कर लो कि सबसे आखिरी, ये आजकल क्वेश्चन बन गया है। पहले जो था, जो 2018 से पहले कोई भी क्वेश्चन, यानी 20 तक कोई भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो था चिनेनोसोरस का। तो चिनेनोसोरस है वो आखिरी डायनासोर था। पर आज के टाइम अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो ये याद रखना है, ट्राइसेरोप्टस। ट्राइसेरोप्टस क्या है, अंतिम विलुप्त होने वाला 3 सींग वाला डायनासोर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि चिनेनोसोरस का क्वेश्चन पूछा गया है कि चिनेनोसोरस है वो 2017, 18, 19, 20 तक जो भी क्वेश्चन बने थे उसमें क्या आखिरी विलुप्त डायनासोर था। अब अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या याद रखना है, ट्राइसेरोप्टस याद रखना है। ठीक है, शक्तिशाली कौन सा है, ट्राइरेनोसोरस। ठीक है, और छोटा आ जाए तो ट्रोडून। ठीक है, छोटा आ जाए कि छोटा डायनासोर, छोटा डायनासोर कौन सा है, तो ट्रोडून। ठीक है, गिलीमीमस क्या है, सबसे कमजोर। मांसाहारी और शाकाहारी भी डायनासोर आते हैं,
तो एपेटोसोरस आता है, ब्रैंकियोसोरस आते हैं, ये क्या होते हैं शाकाहारी, और ट्राइरेनोसोरस ये मांसाहारी है, सबसे खतरनाक है, और एक आता है ऑर्निथोमीमस। ये क्वेश्चन आया हुआ है मांसाहारी डायनासोर निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो वो ऑर्निथोमीमस का आया हुआ था, ट्राइरेनोसोरस का नहीं था। ये दोनों याद रखने, आगे लिखवा दें। चल आज के लिए इतना ही।